दोस्तों आप लोगों का दिल से शुक्रिया। हमारी फैमिली 2 के फैमिली बन चुकी है। हमारे रिसेंटली 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन और ऐसे ही आप अपना सपोर्ट बनाए रखना। अब बात करते हैं हम अपनी स्टोरी की। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है अगाथा को, जो कि नींद आने में उसे मुश्किल हो रही है। भाई नींद कैसे आएगी जब किसी बंदे को पास से फ्यूचर में पहुंचा दिया जाए। तो वो जल्दी से उठती है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। वो ये सुनिश्चित करना चाहती है कि कहीं अभी तक जादूगरों यानी कि प्रिंस ने उसे कैद तो नहीं कर दिया है, यानी कि जजमेंट डिवाइन जजमेंट स्टोन उसके पास रखा तो नहीं है। पर वो अब समझ जाती है कि नहीं, उसके पास वो स्टोन नहीं रखा है, जिससे कि वो थोड़ा रिलैक्स फील करती है कि उसे चलो कुछ ना कुछ तो आज़ादी दी है। जैसे वो खिड़की से बाहर देखती है, वो खुद को इस बात पर अफसोस करने से नहीं रोक पाती कि ये यहाँ पे कितना सन्नाटा है, खासकर टकीला टकीला पे। इस टाइम पे वो सोचती है टकीला में अगर ये बर्फ का यानी कि सर्दियों का टाइम होता तो एक उत्सव जैसा लगता था। आखिरकार ये जादूगरनियों के जागने का मौसम था और सड़कों पर रात भर लालटेन जलती रहती थी, यानी कि पूरा शहर जगमगाता रहता था। फिर वो अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में सोचती है और सोचती है कि कैसे जादूगरनियों का शिकार नश्वर लोग। गाइज ये अगाथा जो है या फिर आगे और भी जादूगरनियाँ आएंगी मैं बताना नहीं चाहता, फिर भी मैं बता रहा हूँ। और भी जादूगरनी आएंगी या फिर कहीं पे नश्वर, यानी कि ये जादूगरनियाँ जो हैं वो हम जिनके पास जिन इंसानों के पास जादू नहीं होता उन्हें नश्वर मीन्स मोर्टल कह रही हैं, जो कि मर सकते हैं। ठीक है, तो नश्वर नश्वर बोलना बड़ा अजीब लग रहा है, तो मैं कॉमन शब्द का प्रयोग करूंगा। जब भी मैं कॉमन कहूंगा तो समझ जाना कि हम जैसे आंडू पांडुओं की बात हो रही है जिनके पास जादू नहीं है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वो सोचती है कि कैसे जादूगरनियों का शिकार ये कॉमन लोग कर रहे हैं और वो अलायंस यानी कि गठबंधन भी टूट गया है जिसे वो कभी जानती थी। पता नहीं, उसे पता नहीं है कि क्या हुआ है। और ये भाई यानी कि एक ऐसी दुनिया, वो भाई उसकी दुनिया ना अलग हो गई है। यानी कि यार जादूगरनियाँ ना टॉप में थी, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि भाई सबसे ऊपर देवताओं की तरह उनकी पूजा की जाती थी अकॉर्डिंग टू अगाथा के टाइमलाइन के अनुसार। बट अभी के प्रेजेंट के टाइम में बिल्कुल उल्टा है। जो जादूगरनियाँ हैं उनसे बहुत बुरा सलूक किया जाता है। अगाथा कहती है कि जादूगरनियाँ नतालिया और एलिस क्या सच में इन कॉमन प्राणियों से हार गई हैं। तभी नाइटिंग अचानक प्रकट होती है और अगाथा से पूछती है कि उसे ठंड तो नहीं लग रही। बर्फीली महिला आवाज़ सुनकर तुरंत पलट जाती है और उसे आश्चर्य होता है कि दरवाजा तो अभी भी बंद है और उसके आने की यानी कि पैरों की उसे आवाज तक सुनाई नहीं दी। वो सोचती है कि क्या अंदर घुसने के लिए नाइटिंग ने अपने मैजिक का इस्तेमाल किया है। तभी नाइटिंग बोलती है कि हमारी ये मुलाकात पहली बार है। तो वो अपना परिचय देती है। खैर तकनीकी रूप से मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो ये उसकी दूसरी मुलाकात है, पर उस टाइम पे ये बेहोश थी। अगाथा काफ़ी उत्सुकता से उससे पूछती है कि क्या भी वो भी एक हाई लेवल वाली मैजिशियन यानी कि जादूगरनी है। इस पे हमारी राइटिंग अपने कंधे उचकाते हुए मानती है कि उसकी पढ़ाई कम है और उसे पढ़ने लिखने में तो ज़्यादा शौक नहीं है, पर फिर भी वो कहती है कि वो ऐना जितनी होशियार नहीं है और उसे ये सारी किताबें और पढ़ाई थोड़ी उबाऊ लगती है। इसलिए उसे ये भी शक है कि वो कभी उस स्तर तक पहुंच भी पाएगी या फिर नहीं। उन किताबों का जिक्र सुनकर अगाथा उत्सुक हो जाती है और पूछती है कि क्या वो भी उन्हें पढ़ सकती है। नाइटिंग जवाब देती है कि वो पढ़ सकती है, इसमें कोई मना नहीं है, पर वो तभी पढ़ सकती है जब वो जादूगरनियों के संग में शामिल होकर राजकुमार के लिए काम करेगी। और जैसा होना था वैसा ही हुआ। बेशक अगाथा इस बात का विरोध करती है। एक कॉमन के लिए काम करने का विचार से ही वो जोर से चिल्लाती है और सभी जादूगरनियों को एक आदमी का पीछा करने के लिए पागल कहती है। नाइटिंग भी उसे चिढ़ाती है और पूछती है कि वो इंसानों के प्रति इतनी सख्त क्यों है। फिर अगाथा बताती है कि टकीला में ज़्यादातर जो थोड़े एजुकेटेड या फिर क्या कह लूँ सभ्य या फिर थोड़े इंटेलिजेंट जो कॉमन यानी कि लोग हुआ करते थे, उन्हें वो अपना नौकर के रूप में रखते थे और अक्सर उनका इस्तेमाल प्रजनन के लिए, ब्रीडिंग के लिए किया जाता था। उसका दृढ़ विश्वास है कि कॉमन मूर्ख होते हैं, लेकिन वो ये भी मानती है कि अगर उन्हें ठीक से सिखाया जाए तो वे उपयोगी हो सकते हैं। फिर भी उसे एक कॉमन का पीछा करने का विचार थोड़ा मजाकिया लगता है।
नाइटिंग फिर खुलासा करती है कि राजकुमार जादूगरनियों को नौकर जैसा नहीं मानता, वो चर्च उनका पीछा कर रहा था तब उसने उनकी मदद की थी, उन्हें नई क्षमताएं दी और जादूगरनियों के लिए जो कॉमन लोगों के बीच में जो रहना था, रख रखाव था, वो भी उन्हें उसने संभव बनाया। वो इस बात पर जोर देती है कि सभी का एक ही लक्ष्य है और वो है चर्च का अंत करना और शैतानों को हराना। फिर अगाथा समझाती है कि शैतानों पर विजय पाना लगभग असंभव है और इतिहास इसका जीता जागता प्रमाण है। वो बताती है कि लगभग 800 साल पहले जब चुड़ैलों, जादूगरनियों और कॉमन दोनों का ही मिलकर सब पर एक राज था, तब इंसान पूरे राज्य में बस गए। लेकिन जब शैतानों ने हमला किया तो उन्होंने सब कुछ खो दिया और जो कुछ बचा वो बंजर उपजाऊ जमीन थी। वो आगे बताती है कि गठबंधन के रिकॉर्ड के अनुसार तीसरा जो दिव्य युद्ध था, डिवाइन कह लूँ क्या, नहीं दिव्य ठीक है, दिव्य युद्ध शुरू होने वाला जो तीसरा, अभी देखो पहला और दूसरा ये हार चुके हैं, अब तीसरा दिव्य युद्ध शुरू होने वाला है और उसका मानना है कि यहाँ कोई भी शैतानों के बारे में कुछ नहीं जानता। अगाथा तर्क देती है कि शैतानी आक्रमण को रोकने का एकमात्र तरीका गठबंधन का पुनर्निर्माण करना है, सभी जादूगरनियों को एकजुट करना और उस ज्ञान का उपयोग करके और भी अधिक परलौकिक जादूगरनियों को जागृत करना है। नाइटिंग देखती है, उस पर गुस्सा करती है और पूछती है कि वो इतनी नेगेटिव, हाँ वही कह लूँ, हाँ नकारात्मक क्यों है। वो उसे याद दिलाती है कि पिछले युद्ध को 400 साल हो गए हैं, इसलिए उस समय में बहुत कुछ बदल गया है। नाइटिंग उसे याद दिलाती है कि उसने राजकुमार को ये कहते सुना ही होगा कि कैसे कॉमन लोग शैतानों को भी मार सकते हैं। वो समझाती है कि ये सिर्फ जादूगरनियों के बारे में नहीं है, राजकुमार का लक्ष्य मुख्य जो लैंड है पर सभी को एकजुट करना है। उसने उसे बताया कि शक्तिशाली बनने के लिए एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होना जरूरी है। वो आगे कहती है कि देवीय युद्ध से पहले अभी भी बहुत समय है, इसलिए वो अगाथा को प्रोत्साहित करती है वो अपनी आंखों से देखे। वो कहती है कि आप अपनी आंखों से देखो कि राजकुमार कैसी चीजें कर रहा है। अगाथा उसके इस आत्मविश्वास से चौंक जाती है। वो समझ सकती है कि नाइटिंग उसे ज़्यादा पसंद नहीं करती और वो जानना चाहती है कि क्यों। नाइटिंग उसे बस इतना बताती है कि जब तक वो अपने इस एटीट्यूड को त्याग कर राजकुमार को एक इंसान के रूप में देख सकती है, तब तक वो उसे उतना नापसंद नहीं करेगा। राजकुमार खुद चाहता है कि अगाथा वर्तमान के साथ तालमेल बिठाना सीखे और जो हो रहा है उससे तालमेल बिठाए, और वो नहीं चाहता कि वो उससे ऐसे ही गुस्सा। यहाँ से जो सीन है वो पवित्र शहर में बदल जाता है, यानी कि होली सिटी का, जहाँ हम मेन को पोप के सामने घुटने टेकते हुए पाते हैं। वो बताता है कि टुंड्रा अब शांत हो गई है और बर्फ काफी कम हो गई है। हालांकि भयानक शैतानों का आगमन उनके दंड से होने वाली मौतों से कहीं ज्यादा गंभीर मुद्दा है। वो पोप से मार्गदर्शन मांगता है। बूढ़ा व्यक्ति उसे खड़े होकर अपने पास आने का इशारा करता है और मैन तुरंत उसकी बात मान लेता है और पोप के घुटनों के ठीक सामने वो बैठ जाता है। उसे उम्मीद है कि पोप अपना ख्याल रख रहा है। इस पर पोप जवाब देते हैं कि उन्हें अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जल्दी ही मर जाएंगे। मैन ये सुनकर चौंक जाता है, लेकिन बूढ़ा उसे अपना बात रखने को कहता है और ध्यान से सुनने की हिदायत देता है। वो बताता है कि उसका अंत निस्संदेह निकट है, इसलिए उसने मेन को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि वो चाहता है कि उसे पोप की उपाधि विरासत में मिले। अरे भाई, मेन नेक्स्ट पोप बनने वाला है यो पोप। फिर वे पत्थर और मिट्टी की परतों से बनी एक रहस्यमय सुरंगों में चलते हैं। भाई हर बार ये सुरंगों में ही क्यों घुसते हैं जिन्हें कोई भी भेद नहीं सकता। वहां कुछ रहस्य हैं, छिपा हुआ है और पोप को पदवी प्राप्त करने से पहले यहाँ आना ही होगा। और ये हर एक से अपेक्षा की जाती है कि वो चर्च का विस्तार और उसे और भी बढ़ाए और उसे संचालित करे। कुछ ज्यादा ही क्लियर हिंदी हो रही है क्या? साथ ही उसके लक्ष्य को अपने दिल के करीब रखे। मेन तुरंत जवाब देता है कि वो जानता है कि उसका लक्ष्य इन शैतानों को हराना है, लेकिन बूढ़ा पोप उसे याद दिलाता है कि ये मुख्य लक्ष्य नहीं है। अच्छा, असली उद्देश्य ईश्वर की मुस्कान प्राप्त करना है। अच्छा, गॉड स्माइल। गलियारे के अंत में पहुंचने पर पोप को
व्हील चेयर खुद चलाने के लिए कहते हैं, ये समझाते हुए कि कोई भी इस बिंदु से आगे नहीं जा सकता। मेन इस बात को स्वीकार करता है और तुरंत अपने वरिष्ठ की यानी कि सीनियर की व्हील चेयर को धकेलने लगता है। जैसे ही वे उस एक कक्ष में रूम में प्रवेश करते हैं, उनके पीछे एक द्वार बंद हो जाता है। वे पूर्व पोपों के चित्रों से सजी दीवारों के पास से गुजरते हैं, जिनमें वर्तमान पोप की छवि भी शामिल है, जो उनके बीच एक मुख्य रूप से लटकी हुई है। अब बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि उसकी अपनी तस्वीर लगभग 6 महीने पहले ही खींची गई थी, इसलिए वो उसमें इतना बूढ़ा नहीं लगा। या 6 महीने में कुछ ज्यादा बूढ़ा हो जाता है कि कोई। वो आगे बताता है कि ये चित्र उसकी मृत्यु के बाद लगाया जाना था, लेकिन वो ये देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था कि ये कैसा होगा। भाई देखो, अपनी भाई हार भी पहना देता ना उसमें खुद ही कि मैं मर गया हूँ। मेन पूछती है कि क्या सभी चित्र पिछले पोपों के हैं? पोपों, जिस पर बूढ़ा व्यक्ति यानी कि हाँ में उत्तर देता है। कहता है कि वे गौरवशाली रक्षक थे। पिछले पोपों ने ईश्वर की आवाज बनकर शासन किया था और चर्च को एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आगे बढ़ाया था। ये सस्ते नशे करवाते थे यार, जादूगरनियों के खून को उन बंदों के शरीर में चढ़ाते थे और फिर वो नशे में ही रहते थे, कतई अमली बन के। अब जैसे जैसे वे अंदर जाते हैं, बूढ़ा व्यक्ति बताता रहता है कि प्रत्येक पीढ़ी के साथ उन्होंने समय के जो रहता है ना, हर समय में जो पोप था उस समय में उन्होंने संघर्ष किया। वे भटक गए और अंत में ढह गए, और आने वाले पोपों को भी उनकी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अचानक मेन को कुछ महिलाओं के चित्र लटके हुए दिखाई देते हैं दीवार पर, और बूढ़ा आदमी पुष्टि करता है कि जादूगरनियां भी पोप थीं, यानी कि पोप थी। ये मेन को चौंका देता है, लेकिन वो एलिस की तस्वीर को वहां भव्यता से लटके देखकर और भी हैरान हो जाता है। वो उसे अद्भुत कहने से खुद को रोक नहीं पाता। भाई कतई जहर होगी ना। बूढ़ा आदमी जल्दी से उसकी तस्वीर के सामने अपना सिर झुकाता है और मेन को बताता है कि वो पहली पोप है जिसका नाम एलिस है। एलिस असाधारण भाई अपर इन द स्काई वाली जादूगरनी थी, समझ रहे हो ना, कि गॉड लेवल की। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई गाइस, देखो टेकीला के टाइम पे 400 साल पहले जब ये एलिस वैलिस अपर इन द स्काई लेजेंड वाली थी, जादूगरनियाँ थी, पर फिर भी इन गधों ने, जैसे जादूगरनियाँ लिमिटेड थी और जो कॉमन थे वो ज़्यादा थे, तो इन बंदों ने जादूगरनियों को मार के कॉमन बंदों को पावरफुल बनाया, यानी कि जो इनके डिवाइन जो भी है, इनकी आर्मी जो है। भाई ये क्या लॉजिक है? यानी कि जादूगरनी है तो कुछ ऐसा राज बता, जो कुछ ऐसी रिसर्च करो कि कॉमन लोग की कुछ एनर्जी लो और उसके बाद जादूगरनी और पावरफुल हो, पर नहीं, अपने ही जादूगरनियों को करना है। मेन जल्दी से बूढ़े आदमी को सहारा देता है जब वो लड़खड़ाता है और पूछता है कि चर्च की निर्माता एक जादूगरनी थी। बूढ़ा अपने जूनियर को जल्दी से घुटने टेकने के लिए कहता है और मेन भी तुरंत जादूगरनी को अपना सम्मान देता है। उसी समय पोप जीरो को पुकारता है और वो तुरंत प्रकट होती है। पोप उसे मेन को अपने भ्रम में लाने का आदेश देता है। महिला सहमत हो जाती है और मेन ये देखकर हैरान रह जाता है कि ये एक शुद्ध जादूगरनी इतनी गुप्त जगह पर कैसे रह सकती है। हालांकि उन्हें जागृत होने के बाद पोप ने जीवित कर दिया था, फिर भी वे जादूगरनियां ही तो हैं। इस बीच दूसरी ओर जादूगरनियां किसी तरह का जादू करती है, जिससे एलिस की पेंटिंग हट जाती है और एक छुपा हुआ दरवाजा दिखाई देता है। फिर बूढ़े आदमी के गले से हार उतारने की इजाजत मांगती है और वो उसे दे देता है। वो एक नए खुले दरवाजे से अंदर जाती है और पोप की ओर मुड़कर उसे बताती है कि उसके हाथ में जो क्रिस्टल है वो जल्द ही उनके पास होगा। इसमें किसी भी मजबूत दरवाजे को खोलने की शक्ति है, जिसमें चर्च का सीक्रेट पुस्तकालय लाइब्रेरी भी है और उसकी शोध सुविधाएं भी शामिल है। जादूगरनी मेन को अपने पीछे आने का इशारा करती है और वे दोनों बूढ़े आदमी को पीछे छोड़कर गेट में प्रवेश करते हैं। जैसे ही वे खाली जगह से गुजरते हैं, मेन उससे पूछता है कि उसे यहाँ अंदर कैसे आने दिया। वो सहजता से जवाब देती है कि किसी को तो भ्रम के पत्थर को सक्रिय करना ही होगा, खासकर जब इसके लिए जादू की जरूरत होती है। मेन को उसकी बेपरवाही बिल्कुल पसंद नहीं है। वो मन ही मन में सोचता है कि एक बार उसे ये उपाधि मिल जाए तो वो इसको सबक सिखा देगा।
कि बॉस कौन है। वो झुंझलाकर बैठ जाता है और उसे प्रक्रिया उसकी प्रक्रिया होती है वहाँ पे वो शुरू करने के लिए वो कह देता है। लड़की तुरंत मान जाती है, लेकिन कहती है कि उसे थोड़ा सा और ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पहली बार है और जब उसने इस खास भ्रम को सक्रिय किया है। मैन ये सुनकर हैरान रह जाता है कि ये उसका पहला मौका है और सोचता है कि क्या 200 साल तक जिंदा रहने का उसका दावा बकवास है। इसका मतलब ये भी है कि उसने पहले कभी किसी उद्घाटन समारोह में एंट्री नहीं की है। ठीक उसी समय मेन समय में पीछे चला जाता है, जहां वो खुद को एक भ्रम में पाता है, जहां जादूगरनियों का गठबंधन की सभी जादूगरनियां एक गर्मा गर्म बहस में जुटी हैं। जादूगरनियों में से एक कहती है कि ये सब जो हो रहा है उसका शुक्रिया रानी एलिस को जाता है, क्योंकि उनके आदेश पर ही उन्होंने पागल शैतानों को और उनके अंडरवर्ल्ड नेता के खिलाफ बढ़त मिली है। सम्मेलन के बीचों बीच मेन को जादूगरनियों की रानी एलिस दिखाई देती है। उसकी उपस्थिति ध्यान आकर्षित करती है। जादूगरनियों में से एक इस प्रक्रिया के खिलाफ तर्क देती है, जिसमें अपनी जान कुर्बान करनी पड़ती है और न्यायप्रिय शूरवीर पैदा होने की संभावना भी कम है। लेकिन एक जादूगरनी बताती है कि आगे के शोध से इन मुद्दों को समय के साथ सुलझाया जा सकता है। जादूगरनी आपस में इस बात पर बहस करती रहती हैं कि अपनी तरह के लोगों की जिंदगी दांव पर लगा देते हैं और तभी एलिस उन्हें बकबक बंद करने का आदेश देती है और उसके एक ही आदेश पर सभी तुरंत चुप हो जाते हैं। फिर वो उन्हें याद दिलाती है कि कॉमन शैतानों से नहीं जीत सकते। वे या तो कुछ ना करें और शैतानों के आक्रमण के दौरान अपने अंतिम क्षणों का आनंद लें, इससे वो इतिहास से मिट जाएंगे, या वे अपने देवीय दंड सैनिकों पर, यानी कि वही डिवाइन स्टोन वाले वो जजमेंट आर्मी जो होती है, उन पर भरोसा रखकर एक आखिरी लड़ाई लड़ सकते हैं। एलिस कहती है कि भले ही वो धूमकेतु शहर की रानी हो, लेकिन वो ये फैसला बाकी लोगों पर छोड़ देती है। वो उनसे कहती है कि वे चुन सकते हैं कि वे चुपचाप मरना चाहते हैं या फिर अपनी गिरी हुई बहनों का बदला लेना चाहते हैं। उसका मानना है कि वे अभी भी शैतानों के साम्राज्य को युद्ध में शुद्ध कर सकते हैं और जादूगरनियों के गौरवशाली दिनों को फिर से ला सकते हैं, जिससे उन्हें वो आज़ादी मिल सकेगी जिसकी उन्हें लालसा है। एलिस उन्हें यह भी याद दिलाती है कि उनमें से कोई भी तीसरे दिव्य युद्ध में भाग लेने के लिए जीवित नहीं रहेगा, इसलिए कोई भी विकल्प उनके छोटे जीवन काल का शांतिपूर्ण अंत करेगा। मेन स्थिति को समझता है, यानी कि निर्माण दिव्य दंड सैनिकों का आंदोलन मूल रूप से जादूगरनियों ने ही शुरू किया था। इस बीच एलिस सभी को चुनौती देती है कि अगर वे उसके प्रस्ताव से असहमत हैं तो वे खड़े हो जाएं। मेन बेसब्री से ये देखने के लिए उत्सुक है कि कितने लोग उसके निर्दयी समाधान का विरोध करने की हिम्मत करेंगे। पहले विरोध करने वाली जादूगरनी में से एक खड़ी हो जाती है और कहती है कि जादूगरनियों के लिए जादूगरनियों को ही मारना काफी मजाकिया लगता है। एक बूढ़ी जादूगरनी जल्दी से उसे शांत करने की कोशिश करती है और समझाती है कि अगर मानवता मर जाती है तो जादूगरनियां भी खत्म हो जाएंगी। एक हरी जादूगरनी भी इस कथन का समर्थन करती है और जोर देकर कहती है कि चाहे वे कितनी भी जादूगरनियों की बलि चढ़ाएं, अगर मानवता बची रही तो उनकी जगह हमेशा और जादूगरनियां आएंगी। उनके पास जितनी ज़्यादा कॉमन जादूगरनियां होंगी उतनी ही ज़्यादा जादूगरनियां उभरेंगी, ताकि उनकी संख्या हमेशा बनी रहे। फिर बूढ़ी पूछती है कि क्या देवीय दंड सैनिक सचमुच शैतानों को हरा सकते हैं। एलिस बस इतना जवाब देती है कि वो निश्चित तो नहीं है, पर जब तक वे कोशिश नहीं करेंगे किसी को भी इसका जवाब का पता नहीं चलेगा। देवीय युद्ध की विफलता ने कई समस्याओं पर प्रकाश डाला है। उनमें से एक ये है कि शैतानों के पास उनसे कहीं ज़्यादा ताकत है। उन शैतानों को रोकने वाली एकमात्र चीज़ लाल धुंध है, रेड मिस्ट, यानी कि इसका मतलब है कि अगर वे इस देवीय सैनिकों की विशाल सेनाएं भी बना लें तो भी उन्हें जीत नहीं मिल सकती। एक और जादूगरनी तुरंत इशारा करती है कि अगर थोड़ी सी भी संभावना है तो वे अपनी पूरी कोशिश करेंगे। वो एलिस की योजना के पक्ष में वोट देती हैं और बाकी जादूगरनियां भी इस बात से सहमत हो जाती हैं। उम्मीद करती हैं कि एलिस की बात सच निकलेगी। इसके साथ ही एलिस की अंतिम संभावना को वो खारिज करती है, निर्णय सुनाते हुए कहती है कि वे इस निर्णय पर गठबंधन के बाकी सदस्यों के साथ चर्चा करेंगी। फिर बूढ़ी जादूगरनी बताती है कि
हो सकता है कि दूसरी उसकी बात ना सुने, और अगर वो नहीं चाहती कि देवीय दंड प्रक्रिया में कोई बाधा आए तो जादूगरनियां सर्वोच्च शासक शक्ति के रूप में अस्तित्व में नहीं रह सकती। एलिस तुरंत कहती है कि अगर ऐसा है तो उनके गठबंधन को भंग करना होगा और उन्हें अब तक किए गए सभी कामों को दफनाना होगा। वो दावा करती है कि वो उन्हें समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर वे इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो कोमेट सिटी अकेली ही चीजों को संभालेगी और एक नई व्यवस्था बनाएगी। जब मुख्य व्यक्ति को आखिरकार से दिव्य दंड सेना की उत्पत्ति का पता चलता है तो उसके पास शब्द नहीं बचते। ठीक सही समय पर जीरो उसे पकड़ लेती है और उसे भ्रम से बाहर खींच लेती है। वो हाँफने लगता है और वो पूछती है कि क्या उसे बाहर निकलने में मदद चाहिए। वो उससे कहता है कि वो खुद चल सकता है और उसे बस दरवाजा खोलने के लिए कहता है। बाहर निकलने के बाद वो पोप से कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन अभी अभी उसने जो भी ज्ञान ग्रहण किया था वो उसके दिमाग पर भारी भारी पड़ रहा था। उसे चक्कर आने लगता है और अंत में वो उसके पैरों पर गिर पड़ता है। बूढ़ा आदमी मेन के सिर पर प्यार से थपथपाता है और पोप अपनी बच्ची को आश्वस्त करते हुए कहता है कि जादुई पत्थर ने उस पर स्मृति अंकित कर दी है, इसलिए उसका दिल मचलाना या फिर दिमाग मचलाना जो भी समझ लो वो स्वाभाविक है। वो कहते हैं कि उन्हें भी ऐसे ही महसूस हुआ था जब वो पहली बार यहाँ पे गए थे। अब थोड़ा आराम कर लो, ठीक हो जाएगा तुम। फिर जीरो को पूछती है कि उसे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा है। पोप उसे याद दिलाता है कि वो एक जादूगरनी है और उसका शरीर जादू का आदी है, क्योंकि जादूगरनियां सहन शक्ति और रोग प्रतिरोधक क्षमता दोनों में कॉमन से बेहतर होती हैं। मेन पूछता है कि क्या यही चर्च की उत्पत्ति है, जिसके जवाब में वो सहमत हो जाता है। वह बताता है कि एलिस ने 3 शहरों को विजय दिलाई, नए कानून बनाए और ये संदेश फैलाया कि जादूगरनियों को अब ईश्वर द्वारा नहीं चुना जाता बल्कि वे राक्षसों के प्रलोभन में शापित होती है। इस ऐतिहासिक घटना को आस्था की लड़ाई के रूप में माना गया है और ये लगभग 100 वर्षों से चली आ रही है। वे पूछते हैं कि क्या वो इतने लंबे समय तक जीवित रही, जिस पर पोप कहते हैं कि नहीं। वे बताते हैं कि एलिस की मृत्यु एक अन्य असाधारण पारलौकिक युद्ध में हुई थी और वे दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए मारे गए थे। दूसरा पोप ने अपने मिशन को जीवित रखा और तब तक लड़ाई जारी रखी जब तक कि अन्य शहर पूरी तरह से इसमें शामिल नहीं हो गए। दुर्भाग्य से युद्ध में तीनों शहर गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्होंने अपनी लगभग सारी शासन शक्ति खो दी। जो कॉमन लोग युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार नहीं थे वे दूसरे महाद्वीप पर बस गए और वहाँ के मूल निवासियों के साथ एक सभ्यता का उन्होंने निर्माण शुरू कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप 4 महान राज्यों का गठन किया गया। चर्च को कुछ बिखरे हुए विद्रोहियों को छांटना पड़ा, लेकिन दुनिया की संरचना पहले ही तय हो चुकी थी और वे अंत में महाद्वीप को एकजुट करने में असफल रहे और ये सब असमय मृत्यु के कारण हुआ था। वो बताते हैं कि ना केवल उनकी जो हेल्पिंग नतालिया उनकी योजना को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी, बल्कि उसने एक बैठक के दौरान एलिस की हत्या करने की भी कोशिश की थी। ये सब पवित्र ग्रंथों में दर्ज है। उनका दावा है कि अगर एलिस जीवित रहती तो आस्था की लड़ाई 50 साल पहले ही समाप्त हो जाती और चर्च के पास सभी जादूगरनियों को इकट्ठा करने और महाद्वीप को एकजुट करने के लिए पर्याप्त समय होता। अब ये बोलने के बाद बूढ़े बंदे की बैटरी डाउन यानी कि उसकी मौत हो जाती है और यहाँ से सीन बदलता है और हम अब बॉर्डर सिटी में देखते हैं कि अगाथा राजकुमार से मिलने जा रही है। राजकुमार कैजुअली पूछता है कि क्या उसे यहाँ का स्टे पसंद आ रहा है और क्या उसे इस एरा का दलिया और फ्राइड एग्स अच्छे लग रहे हैं। लेकिन अगाथा थोड़ी लॉस्ट सी लग रही है, अपने ही थॉट्स में होती है। एक पावरफुल विच होने के नाते वो यूजुअली एक नज़र में ही किसी की इंटेलिजेंस समझ जाती थी, लेकिन इस बार वो फेल हो जाती है। राजकुमार की आंखों में ये एक अजीब कॉन्फिडेंस है, जैसे वो हजारों साल से जी रहा हो और पूरी दुनिया उसकी कंट्रोल में हो। खैर अगाथा सीधे कहती है कि अगर कोई जादूगरनी इसकी परमिशन के बिना उसके रूम में ना आए तो उसे अच्छा लगेगा। राजकुमार तुरंत इस एश्योर करता है कि अंदर आने से पहले नॉक जरूर किया जाएगा और अगर वो सिटी एक्सप्लोर करना चाहे तो वो नाइट उसे गाइड कर सकती है। वही मिस स्क्रोल एक वॉकिंग लाइब्रेरी है, उसे हर हिस्टोरिकल डिटेल्स याद है। अगाथा फिर सीरियस होकर पूछती है कि जब डीमंस इतना बड़ा थ्रेट हैं तो तुमने कैसे कह दिया कि मोर्टल्स उन्हें हरा सकते हैं। अगर हम सरवाइव नहीं कर पाए तो हिस्ट्री और कल्चर बचाने वाला कोई नहीं रहेगा।
राजकुमार इकोनॉमी और सोसाइटी के बारे में एक्सप्लेन करने लगता है, लेकिन अगाथा इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती। उसे बस एक चीज़ जाननी है, वॉर और वेपन्स। इस पर राजकुमार कहता है कि तुम लकी हो, आज बॉर्डर सिटी में एक नया वेपन का टेस्ट होने वाला है। राजकुमार अचानक एक अलग सवाल पूछता है, तुम्हारे शहर के लोग रोज कितना खाते थे, उनकी सैलरी क्या थी और उनका लाइफस्टाइल कैसा था? अगाथा थोड़ा कैजुअली जवाब देती है कि मेरे गार्ड्स और सर्वेंट्स दिन में 3 बार खाना खाते थे, हर हफ्ते मीट भी मिल जाता था, लेकिन उन्हें सैलरी नहीं मिलती थी। राजकुमार चौंक जाता है, क्या नो सैलरी? अगाथा बिल्कुल शांत मन से कहती है कि उन्हें फूड, शेल्टर और नॉलेज मिलता था, वही काफ़ी था। वो आगे बताती है कि कुछ लोग फार्मिंग करते थे, कुछ ब्लैक स्मिथिंग का काम करते थे, लेकिन सब जादूगरनियों के लिए ही काम किया करते थे। राजकुमार ये सुनकर थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन अगाथा कंफ्यूज हो जाती है, ये इंसान ये इतना इंटरेस्टेड क्यों है? डीमन से लड़ाई से ज़्यादा उसे लोगों की लाइफ में इंटरेस्ट क्यों है? राजकुमार अब स्कॉलर के बारे में पूछता है। अगाथा बताती है कि हमारा रिसर्च मैजिकल स्टोन पर फोकस था। ये स्टोन्स डिवाइन पावर से जुड़े हुए थे, ये जादूगरनियों की पावर को सरप्रेस भी कर सकते थे और उन्हें नई एबिलिटीज भी दे सकते थे। तभी टेली क्यूरियस होकर पूछती है कि ये एक्चुअली काम कैसे करते थे। अगाथा डीप ब्रेथ लेकर कहती है कि स्कॉलर्स ने इसे समझने की बहुत कोशिश की और आखिरकार उन्हें मैजिक और स्टोन्स के बीच में कनेक्शन फाइंड कर लिया, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। फिर वो कंडीशन रखती है, अगर तुम्हें और जानना है तो तुम्हें वही मेथड फॉलो करना होगा जिससे जादूगरनियों को अवेकन किया जाता है। राजकुमार बिना हेजिटेशन के कहता है कि नो प्रॉब्लम। अब बात आती है सबसे खतरनाक सच की, ये स्टोन्स जादूगरनियों ने नहीं बनाए, उन्हें डीमंस बनाते हैं। सब शौक रह जाते हैं। अगाथा बताती है कि एक क्रिएचर्स होता है काउस बीस्ट, एक विशाल फूल जैसा मॉन्स्टर जो अपनी वाइन से मूव करता है। अगर वो एक स्टोन निगल ले तो वो कई सारे नए स्टोन बना सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाए। कुछ महीनों बाद वो एक साधारण पौधे की तरह सड़कर मर गया। लेकिन एक बात और है, जितना पावरफुल स्टोन होता है उसे ट्रांसफर होने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगता था और ज़्यादातर डीमंस इन मैजिकल स्टोन का इस्तेमाल करके सीधा वॉर में करते थे। उदाहरण के लिए कुछ पागल शैतान अपनी बाजुओं में लगे स्टोन्स को एक्टिवेट करके दूर से ही पावरफुल अटैक कर सकते थे। अब तक उन्हें जितने भी स्टोन्स मिले थे वो या तो दुश्मनों से छीने गए थे या तो उनके कैंपस में हासिल किए गए थे। ये सुनकर टीली शौक हो जाती है, मतलब मेरे पास जो स्टोन है वो भी किसी डीमन का है। अगाथा सिर हिलाकर कंफर्म करती है, हाँ, और शायद ये किसी एक्सट्रीमली पावरफुल जादूगरनी का था। फिर राजकुमार एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है, क्या डीमंस के पास हमेशा इतने सारे स्टोन्स होते थे? अगाथा तुरंत मना कर देती है, नहीं, अगर ऐसा होता तो इंसानों को बहुत पहले ही पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया होता। वो आगे एक्सप्लेन करती है कि पहले डिवाइन वॉर के दौरान ज़्यादातर डीमंस के पास कोई मैजिकल स्टोन्स नहीं था, वो सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ, हैवी आर्मर और मेटल स्पेयर्स पर डिपेंड करते थे। और यही बात हिस्ट्री बुक्स में भी डिटेल में लिखी गई है। हर वॉर सैकड़ों सालों तक चलता रहा, जब तक कि इंसानों की दुनिया सिर्फ कुछ उपजाऊ जमीन तक सीमित नहीं हो गई। अगर उस समय उन्होंने अपने सारे रिसोर्सेज सिर्फ ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पर लगाए होते और जादूगरनियों के साथ मिलकर फाइट की होती तो शायद फिर डीमंस कभी यहाँ की राज्य तक नहीं पहुँच पाते। लेकिन फिर आया दूसरा डिवाइन वॉर। इस बार डीमंस पहले से ज़्यादा स्मार्ट थे, उन्होंने नई स्ट्रेटजीज सीख ली थी और इस बार इंसानों को हराने में उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगा। सिर्फ कुछ ही सालों में सब कुछ बदल गया। भले ही डिवाइन आर्मी सीधे टक्कर दे सकती थी, लेकिन डीमंस की पॉपुलेशन अब बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। अगाथा गहरी सांस लेते हुए कहती है कि मैंने अलायंस के बुजुर्गों से सुना है कि एक समय था जब जादूगरनी पूरी दुनिया पर डोमिनेट करती थी। एक पावरफुल जादूगरनी पूरी डीमन आर्मी को अकेले खत्म कर सकती थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। डीमंस की स्ट्रेंथ और उनकी संख्या दोनों ही खतरनाक स्पीड से बढ़ रही हैं। वो थोड़ी देर रुकती है और होनेस्टली कहती है कि मुझे नहीं पता अगला अटैक कैसा होगा। अगाथा आगे एक्सप्लेन करती है कि डीमंस को ज़्यादातर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है।
पहला है पागल शैतान, दूसरा है भयानक शैतान और तीसरा है पाताल लोक के शासक। ये क्लासिफिकेशन भी दूसरे डिवाइन वॉर के दौरान ही बना था। उससे पहले उन्होंने इनके बीच ज्यादा फर्क नहीं समझा था सिवाय उनके साइज के। तभी टिली एक अनएक्सेप्टेड सवाल पूछती है, डीमंस रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? ये सुनकर अगाथा थोड़ा चौंक जाती है। ऑनेस्टली वो बोलती है कि मुझे भी नहीं पता, ये कभी प्रॉपरली रिकॉर्ड किया ही नहीं गया था, और जो डीमंस पकड़े गए थे वो हमारी लैंग्वेज समझने से पहले ही मर जाते थे। वो आगे बताती है कि एक चीज़ कंफर्म है, रेड मिस्ट के बिना डीमंस ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते, और जो क्रिएचर्स रेड मिस्ट पर डिपेंड नहीं करते वो बेसिकली लो इंटेलिजेंस बीस्ट होते हैं। अगाथा एक्सप्लेन करती है कि डीमंस कई तरह के क्रिएचर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे रिसोर्सेज ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जायंट मल्टी लैग्ड क्रिएचर होता है, और उड़ने के लिए भयानक मॉन्स्टर जिनमें वो माउंट की तरह यूज करते हैं। तभी राजकुमार एक पेंटिंग दिखाता है, क्या ये फ्लाइंग क्रिएचर ऐसा ही दिखता है? अगाथा उसे देखती है और तुरंत पहचान लेती है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही। अब राजकुमार बताता है कि हमने इन्हें यहीं आसपास देखा है, पहले लगा कि ये सिर्फ मॉन्स्टर्स है जिन्हें डीमंस ने कंट्रोल किया है, लेकिन अब समझ आ रहा है कि ये खुद डीमंस नहीं है। अगाथा कंफर्म करती है, हाँ ये डीमंस नहीं है, ये तो बस उनका फूड है। और कुछ रेयर पावरफुल मॉन्स्टर तो डीमंस के दुश्मन भी होते हैं। जब मॉन्स्टर का महीना आता है तो डीमंस के अटैक कम हो जाते हैं, क्योंकि वो खुद मॉन्स्टर से लड़ने में बिजी होते हैं, और यही समय होता है जब जादूगरनियों को थोड़ी राहत मिलती है। अब अगाथा पूछती है कि डीमंस का मेन बेस कहाँ है? टिली जवाब देती है कि जंगल के पश्चिम में एक विशाल बर्फीले पहाड़ के पीछे, और वो पूरा एरिया घने फॉग से ढका हुआ है। राजकुमार आगे जोड़ता है कि हमने एक बार वहां जाने की कोशिश की थी, लेकिन एक जायंट डीमन ने हमें देख लिया, और ईमानदारी से बताऊं तो ये किसी मिरेकल से कम नहीं था कि हम बचकर वहां से निकल आए। ये सुनकर अगाथा गहरी सोच में डूब जाती है और अचानक खड़ी हो जाती है, हमें उस कैंप पर अटैक करना चाहिए। सब लोग शॉक हो जाते हैं। वो एक्सप्लेन करती है कि रेड मिस्ट को बनाए रखने के लिए स्टोन टावर्स का इस्तेमाल होता है, और उन्हें रेगुलरली रिफिल करना पड़ता है, मतलब वहां सप्लाई सिस्टम जरूर होगा। लेकिन जैसे ही अगाथा अटैक की बात करती है, पूरी टीम भाई अनईजी हो जाती है। बैंडी और बाकी लोग क्लियरली डर जाते हैं। सीधे डीमंस पर हमला, यह तो सुसाइड मिशन हो सकता है। लेकिन अगाथा रुकने वाली नहीं है। वो कहती है कि अगर यहाँ स्टोन टावर्स हैं तो ऑलमोस्ट कंफर्म है कि कैंप में केओस बीस्ट भी होगा, और अगर हमें वो मिल गया तो हम मैजिकल स्टोन्स का सोर्स समझ सकते हैं। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट है, जैसे ये उसके लिए सिर्फ मिशन नहीं, ऑब्सेशन। राजकुमार अब शांति से पूछता है कि ये रेड मिस्ट क्या सेफ है? अगाथा एक्सप्लेन करती है कि ये सेफ तो नहीं है, और इसका जादूगरनियों पर नेगेटिव इफेक्ट होता है। हालांकि ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स इसमें सर्वाइव कर सकते हैं, और फायर इसे जल्दी डिस्ट्रॉय कर सकती है। फिर वो चैलेंज देती है कि तुमने कहा था ना मोर्टल्स डीमंस को हरा सकते हैं, तो प्रूव करके दिखाओ। अगाथा एक प्लान रखती है फ्लाइंग जादूगरनी विंग्स डीमंस का। जो जादूगरनी होंगी, जो उड़ने वाली होंगी, वो उन्हें अनटेंशन डाइवर्ट करेंगी और बाकी टीम्स एम्बुश करेगी। लेकिन टिली तुरंत नाराज हो जाती है, मतलब हम भाई चारा बनेंगे। तभी राजकुमार बिल्कुल शांति से उस बातचीत को इन्वर्ट करता है और कहता है कि हमने स्काउटिंग जादूगरनियों से नहीं, हॉट एयर बलून से की थी। सब थोड़े सरप्राइज हो जाते हैं। वो आगे एक्सप्लेन करता है कि ये डिवाइस एक बार में लिमिटेड लोगों को ही ले जा सकता है, और हम पूरी आर्मी को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। फिर वो सीधे कहता है कि तुम्हारा प्लान प्रैक्टिकल नहीं है। अगाथा बिल्कुल भाई चिल्ला के कहती है कि वॉर में लॉसेस तो होते ही हैं, गोल अचीव करने के लिए सेक्रीफाई करना जरूरी है। लेकिन राजकुमार इस बात से एग्री नहीं करता। भाई वो कहता है कि मैं अपने सोल्जर्स को ऐसे ही रिस्क में नहीं डाल सकता। क्लोज कॉम्बैट बहुत डेंजरस होगा, और जो जादूगरनियाँ होंगी वो उनको वहाँ पे भेजना एक सुसाइड टाइप का होगा। ये तो एक सुसाइड मिशन बन जाएगा। अब सिचुएशन टेंस हो जाती है। अगाथा के मन में यही चल रहा है कि ये इंसान वॉर की रियलिटी समझता क्यों नहीं है। वो गुस्से में ऑलमोस्ट फट जाती है, लेकिन बैंडी बीच में आकर उसे शांत करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि शायद नए वेपन्स देखने के बाद हम बेहतर प्लान बना सके। लेकिन अगाथा कन्विंस नहीं होती। उसे लगता है कि चाहे इनके पास कितने भी पावरफुल वेपन्स हों, ये डीमंस को नहीं हरा सकते। राजकुमार एक डीप सवाल पूछता है। वो कहता है कि इसे डिवाइन वॉर क्यों कहते हैं?
जब असल में हमें सिर्फ अपनी सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। अगाथा थोड़ा सोचती है, वो बताती है कि इसका एग्जैक्ट आंसर किसी के पास नहीं है, लेकिन इसे डिफेंस कहना गलत नहीं होगा। वो आगे बताती है कि हर कुछ समय में एक ब्लड रेड मून आता है और उसी के साथ पाताल लोक का द्वार खुलता है और फिर डीमंस हमारी दुनिया में घुस आते हैं। ये साइकिल बार बार रिपीट होता है और हर बार मानवता और कमजोर होती जाती है। अगाथा की आवाज भारी होती जाती है, इस बार शायद हमारे पास कोई चांस नहीं है। तभी टिली सॉफ्टली कहती है कि तुम हमारे साथ स्लम्बर आइलैंड चल सकती हो, वहां सेफ रहोगी। लेकिन अगाथा तुरंत रिजेक्ट कर देती है। एक छोटा सा आइलैंड कितने लोगों को बचा पाएगा? ये सिर्फ मौत को डिले करना होगा। सिचुएशन बहुत हैवी हो जाती है। तभी राजकुमार ताली बजाता है, इनफ, हमें पॉजिटिव रहना होगा। हम ऑलरेडी तीसरे डिवाइन वॉर की तैयारी कर रहे हैं और अभी लंच का टाइम है। सब डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन साफ साफ अगाथा अभी भी नाराज होती है। उसे समझ नहीं आता कि इतनी बड़ी क्राइसिस में ये लोग आराम से खाना कैसे खा सकते हैं। लेकिन जब खाना सामने आता है तो वो खुद को रोक नहीं पाती। बाद में उसे पता चलता है कि राजकुमार सो रहा है, नैप ले रहा है। उसे ये सुनकर गुस्सा आता है कि ये आलस है या मजाक। वो पूछती है कि सब लोग इस पर इतना ट्रस्ट क्यों करते हैं। बैंडी मुस्कुराती है, क्योंकि वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देता है। उसने जादूगरनियों को बचाया जब पूरी दुनिया उनके खिलाफ थी। उसने सिटी को प्रोटेक्ट किया और पावरफुल एनिमीज को भी हराया। ये कोई मिथ नहीं है, ये सब हमने अपनी आंखों से देखा है। जब सीन शिफ्ट होता है, हम सब सिटी वॉल पर खड़े होते हैं। अगाथा वॉल को देखकर हंस पड़ती है। ये डिफेंस है, डीमन तो इससे आसानी से चढ़ जाएंगे। राजकुमार बस मुस्कुराता है और कहता है कि बस देखते जाओ। फिर वो अनाउंस करता है, प्रेजेंटिंग हमारा नया वेपन होवाइजर। सबको अपने कान ढकने को कहता है। अगाथा कंफ्यूज है, इतना ड्रामा क्यों? और तभी बूम, एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है, पूरा इलाका हिल जाता है। अगाथा शॉक में फ्रीज हो जाती है। उसने ऐसा इतनी पावर पहले महसूस नहीं की थी। आग की लपटें, धुएं के गुंबार और दूर टारगेट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। अब अगाथा के मन में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या ये इंसान सच में डीमंस को हरा सकता है? अब धीरे धीरे धुआं साफ होता है। अगाथा अभी भी शौक में खड़ी होती है। उसकी आंखें उस जगह पर टिकी हैं जहां कुछ पल पहले टारगेट था और अब वहां सिर्फ मलबा बचा है। वो धीरे से बोलती है, ये क्या था? राजकुमार हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, ये तो सिर्फ शुरुआत है जानम।